दोस्तों नमस्कार। आज तो आप कुर्सी की पेटी बांध ही लीजिए, क्योंकि जितना पैसा आपने बाजार में जहां जहां पर लगाया है, सरकार उसको संभाल पाने की स्थिति में है या नहीं है, या फिर आपका पैसा उसी रूप में आप तक वापस लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। यह सवाल आपके जहन में अब आ जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की मीडिया के जरिए जो भी डाटा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबार की सुर्खियों में लगातार नजर आता है, वो तो बताता है कि दुनिया के मानचित्र पर भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। और उस पर गाहे बगाहे दुनिया के वो तमाम संस्थान जो तय करते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, वो मुहर भी लगा देते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी कोताही नहीं बरतता। आप कह रहे हैं, हमने मान लिया आपकी विकास दर वाकई जबरदस्त है, लेकिन इस विकास दर के पीछे का दर्द क्या है? 48 दिनों में 48 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यह रुपया किसका डूबा, और डूबा तो क्यों डूबा? इस देश में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उस पर ब्रेक क्यों लग गई? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर, खास तौर से टॉप 5 सेक्टर में अभी तक हो रहा था, वो सबसे निचले स्तर पर क्यों चला गया? इसी दौर में थोक महंगाई दर हो या खुदरा महंगाई दर हो, महीने दर महीने की परिस्थितियों को आंकिएगा तो इस वक्त सबसे ऊपर है। और खास तौर से रोजमर्रा के सामान इस्तेमाल किए जाने वालों की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि सब्जी की कीमत सरकार मान चुकी है कि लगभग 40 से 50% का इजाफा उसमें हो गया है। इन सब के बीच दुनिया की नजर जो भारत पे रही, और जो दुनिया सोचती रही कि भारत में एक शानदार बाजार है, यहां पर पैसा लगाइएगा तो पैसा कमाकर जाइएगा, तो क्या पूरा का पूरा खेल पहली बार दुनिया के सामने आ चुका है? वो भारत का बाजार हो, वो भारत का शेयर बाजार हो, वो भारत के अलग अलग सेक्टर हो, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी क्यों ना हो, उसमें सर्विस सेक्टर ही क्यों ना हो, उसमें रिटेल सेक्टर ही क्यों ना हो, उसमें कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, हर सेक्टर को लेकर जो डाटा दिया जा रहा था, परोसा जा रहा था, वो क्या सब कुछ फेक है? और दुनिया इसे जान रही है, या दुनिया के भीतर अपने संकट इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो इस बात को समझ गई है कि दरअसल नोट छापने से इकोनॉमी संभल नहीं पाएगी। अमेरिका में भी बहुत नोट छपे हैं, और अमेरिका इतना टैक्स से वसूल भी नहीं पाता है कि उसकी भरपाई कर पाए, लेकिन इसीलिए वह दुनिया के बाजार में वहां से निकल कर आते हैं एफआईआईज। वो मॉरिशस रूट से आए, सिंगापुर रूट से आए, और वो पैसा भारत के बाजार में लगता है। लेकिन अब आंकड़े चौंकाने वाले सामने हैं, क्योंकि एक के बाद एक हर उस क्षेत्र में जहां पर रईस अपना पैसा लगाता है या मिडिल क्लास सोचता है कि कुछ कमा लेंगे, क्योंकि बीते 10 वर्षों की कहानी तो ये रही है, कमाया तो है। और खास तौर से शेयर बाजार, वहां इक्विटी में सबसे ज्यादा कमाया गया है। अगर बीते 10 वर्ष में देखें तो इस देश के भीतर लोगों की जो कमाई अलग अलग जगहों पर हुई, चाहे वह गोल्ड से हो रही हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट से हो रही हो, लेकिन इक्विटी से सबसे ज्यादा हुई, लगभग 14%। पिछले 10 वर्षों का खाका बहुत साफ बतलाता है। लेकिन अब स्थिति शायद दुनिया के सामने नाजुक है। हर देश की संकट की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को संभालने का उस पर बोझ भी है। और यही वो वजह है क्या, जो भारत एक बाजार के तौर पर खुद को रखता चला गया, और उस प्रक्रिया के भीतर अब तो भारत की करेंसी भी बड़ी कमजोर है। यहां से कोई कमा कर ले जाएगा तो दुनिया के बाजार में डॉलर उसे कम मिलेंगे। और इन परिस्थितियों के बीच कोई ध्यान, किसी का ध्यान किसी रूप में वाकई सरकार का है, या सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में है, या फिर उसने आंखें बंद कर ली है। नोट कितने छापे जाएं, किस रूप में छापे जाएं, और उसके आश्रय कितना बाजार को बचाया जाए। एक के बाद एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था, वो बढ़ते बढ़ते 1,30,000 करोड़ रुपए पार कर गया 1 अक्टूबर के बाद से। यानी कुल मिला के 1 अक्टूबर के बाद से अभी तक, अगर उसमें शनिवार और रविवार भी जोड़ दीजिएगा तो भी 43 दिन होते हैं। लेकिन हम आपसे जिक्र कुछ और आज कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल किन परिस्थिति में भारत की कोई कंपनी
अगर किसी दूसरी कंपनी को खरीद भी रही है तो सरकार उस पर अप्रूवल देने की स्थिति में नहीं है, और जिस कंपनी को खरीदा जा रहा था उस पर बैंक जो कर्ज दे रहा था उसमें वो बता रहा था नहीं नहीं बहुत शानदार तरीके से मुनाफा हो रहा है। दर्जनों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं, सरकार अप्रूवल देती नहीं और होते होते मामला जो पैसा लगा रहा है उसको पैसा लौटता नहीं है, और सरकार इस पर ना कोई स्टेटमेंट देती है और खामोशी बरतते हुए बांध लेती है कि अपने आप सुधार हो जाएगा। अपने आप सुधार कैसे होता है? प्रधानमंत्री आज मुंबई के करीब पनवेल का इलाका है वहां पहुंचे। वहां पर इस्कॉन के जो वॉलेंटियर्स थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद का नजारा भारत के प्रधानमंत्री का उस वक्त का, जब हम इन तमाम डाटास को आपके सामने रखते हुए बताने वाले हैं कि किस तरीके से कहां कहां चीजें गड़बड़ाई है इस इकोनॉमी को लेकर, उनके बीच प्रधानमंत्री को एक क्षण के लिए देख लीजिए और सुन लीजिए। सरकार इसी मोड में है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री ना सिर्फ वित्त मंत्री बल्कि आरबीआई गवर्नर हो या इस देश की इकोनॉमी को संभालने वाले बताने वाले इकोनॉमिक एडवाइजर जो पीएमओ में भरे पड़े हैं, उनकी तरफ से भी कोई बातों का जिक्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिर्फ यस मैन चाहिए। इस दौर में कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि स्थितियां नाजुक हो गई है। मान लिया जा रहा है कि लोकसभा में वापस लौट आए, मान लिया गया हरियाणा चुनाव जीत गए, माना जा रहा है कि शायद महाराष्ट्र भी बंदोबस्त हो ही जाएगा, और इस परिस्थिति में झारखंड और वहां के मिनरल्स भी अपने हाथ में आ ही जाएंगे, तो फिर यसमैन को और क्या चाहिए? समूची राजनीति तो सत्ता के लिए है, तो ऐसे में काहे की इकोनॉमी और काहे में लोगों का डूबता हुआ पैसा। लेकिन आइए परत दर परत परिस्थितियों को आज समझने की कोशिश कर लीजिए। जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उस वक्त शेयर बाजार 77,341 के अंक पर था, जो बीएसई का इंडेक्स था, और जो मार्केट कैप था वो 435 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में मार्केट कैप शेयर बाजार का 430 लाख करोड़ का है, यानी 5 लाख करोड़ और कम हो गया 4 जून की तुलना में। लेकिन सवाल है, इन सब के बीच बाजार तो कुलांचे मार रहा था, सरकार भी कह रही थी कि शेयर बाजार शानदार तरीके से चल रहा है, तो 26 सितंबर पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। 26 सितंबर में 85,836 पॉइंट पर हमारा शेयर बाजार था और मार्केट कैप था 478 लाख करोड़, और आज है 430 लाख करोड़, यानी 48 लाख करोड़ इन 48 दिनों में, 24 सितंबर से 13 नवंबर तक, कल शाम तक की तारीख का जिक्र कर रहे हैं आपसे। आज भी कम हुआ है शेयर बाजार, 100 पॉइंट से ज्यादा आज भी गिरा है, लेकिन कल शाम तक की परिस्थिति को लीजिए तो इन 48 दिनों में हर दिन 1-1 लाख करोड़ रुपया डूब रहा था। किनका पैसा था वो, और कितनी बड़ी तादाद में यह पैसा डूब रहा था? इस देश के भीतर में इन्वेस्टर्स जो हैं वो तकरीबन 16 करोड़ 10 लाख है। इससे ज्यादा तो चीन में है 22 करोड़, अमेरिका में भी है 16 करोड़ 20 लाख, वहां पर भी इन्वेस्टर भरे पड़े हैं। लेकिन यह समझना होगा कि भारत के भीतर जो इन्वेस्टर इस दौर में कम से कम सीधे तौर पर कहीं शेयर बाजार से जुड़ा है, जो लगभग 11.4% होता है भारत का, 16 करोड़ 10 लाख इन्वेस्टर्स, इसके पास भारत की वह पूंजी है, इससे हटकर कोई पूंजी इस देश में बचती नहीं, और बची हुई लगभग 17% संसाधन जो हैं बाकियों के पास हैं। बाकी सब कुछ यही पूंजी सिमटी हुई है। पहली बार इनको नुकसान हो रहा है, और उसका नुकसान तो कई मौकों पर हुआ है। इस देश में स्कैम भी हुए हैं, लेकिन पहली बार उसके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, आप कैसे सुधार करेंगे, सरकार ने आंखें बंद कर ली।
जो निगरानी करने वाली सेबी संस्था है, वो ना तो कोई जवाब देती है आरटीआई के तहत, उसमें भी नियम कायदे, और ना ही पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सेबी की चेयरमैन आना चाहती है। माधवीपुरी बुच वो नहीं आना चाहती है, लेकिन यूं ही कोई नहीं आना चाहेगा। जाहिर है सरकार का हाथ होगा तभी होगी। तो शेयर बाजार की परिस्थितियों से जुड़े हुए लोग जरा एक क्षण के लिए समझ लीजिए, सरकार अगर निगरानी नहीं करवाएगी सेबी से, सरकार यह मानकर चलेगी कि नोट छापने के बाद शेयर बाजार कॉरपोरेट के आश्रय चलता रहेगा, एलआईसी या बैंक शेयर खरीदते रहेंगे, तो कब तक? क्योंकि इस दौर में शायद विदेशी निवेशकों ने समझ लिया यह पूरा मामला मैनिपुलेशन का है, पूरा मामला कहीं फ्रॉड डाटा का है, पूरा मामला कहीं इस रूप में तो नहीं उछल रहा है जिसमें उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खास तौर से जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स बढ़ा दिया गया, तो फिर कमाएंगे क्या? और यहीं से खेल शुरू हुआ। 1,20,000 करोड़ रुपए 1 अक्टूबर के बाद से निकाले गए। यहां से डाला भी गया, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला गया, लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए डाले भी गए हैं। लेकिन सवाल है कि वो डालने की परिस्थितियों के पीछे कोई बिजनेस माइंड नहीं है। रोजगार देश के भीतर है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है, इस देश का कोर सेक्टर का डेवलपमेंट थमा हुआ है, लेकिन विकास दर हमारी ऊंची जा रही है। अब यहां पर अगला सवाल है, क्या वाकई इस देश के भीतर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, अगर आप अप्रैल से अगस्त तक की परिस्थितियों को समझें तो 2024 में 1,29,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो करोड़ में तब्दील कर दिए गए, $15.4 बिलियन। और अगर आप इस परिस्थिति में पहले चलते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, पीछे 7-8 साल में यह सबसे कम है। हालांकि पिछले साल कुछ इसकी आहट हुई थी कि भारत के जो पूरे के पूरे इकोनॉमी, वो पूरी पॉलिटिक्स में जो उलझ गई थी, चुनाव की दिशा में भारत जा रहा था, तब कम इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, लेकिन तब चुनाव की जिक्र हो रहा था। इस बार तो चुनाव के बाद की परिस्थिति है। 2019 में जो चुनावी साल इससे पहले का था, उसमें तकरीबन $24.6 बिलियन यानी 2,07,000 करोड़ रुपए आए थे, और इस बार 1,29,000 करोड़ रुपए आए हैं। यहां तक कि कोविड काल में भी जो 2020 है, उसमें भी 2,18,000 करोड़ रुपए आए थे इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, यानी $25.1 बिलियन, और उसके अगले बरस 2021 में $25.9 बिलियन। लेकिन अब स्थितियां नाजुक है। इतना ही नहीं, जो एफडीआई का फ्लो है भारत की तरफ, वो आज की तारीख में सबसे नीचे स्तर पर आ गया है, यानी $28.1 बिलियन, 2.37 लाख करोड़ ये होता है। ये कम हो गया, और ध्यान दीजिए किससे कम हो गया है? ब्राजील से कम हो गया है, चीन से कम हो गया है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक कंट्रीज से कम हो गया है, और 2012 के बाद यह सबसे कम है। 2012 को याद कीजिएगा तो उस समय भारत में स्कैम का जिक्र हो रहा था, स्कैम के मद्देनजर बात उठती थी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कैम, वाकई कोई स्कैम नहीं है। लेकिन सिस्टम अगर सिस्टमेटिक तरीके से करप्ट हो जाए और उसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर यानी सत्ता के ऊपर कोई बंदिश ना न्यायपालिका की बचे, ना ही किसी भी संवैधानिक संस्थान की बचे, तो फिर वो मनमर्जी करेगी ही। और उसकी मनमर्जी का स्वरूप ये आ गया कि जो एफडीआई का फ्लो था, वो टॉप 5 सेक्टर जो हम जिक्र कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, कंप्यूटर सर्विस का सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर है, कम्युनिकेशन सर्विस का सेक्टर है, और रिटेल और होलसेल ट्रेड का सर्किट है। इसमें सबसे कम एफडीआई फ्लो इस दौर में निकलकर सामने आ रहा है। बावजूद इसके राजनीति पूरी उफान पर है। पैसा आप कहां, कैसे, किस रूप में लगा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की गई कि शेयर बाजार के अलावे कोई दूसरी जगह नहीं बचे। रियल एस्टेट नहीं बचा, जमीनें नहीं बची, गोल्ड से भी उतना लाभ मिल नहीं पा रहा था। तमाम होते होते बात शेयर बाजार की तरफ चली गई, और शेयर बाजार इक्विटी के जरिए जो लाभ दे रहा था, अब नया सवाल है, जिनका पैसा लगा है वो फंस गए हैं क्या? क्योंकि फंसने की परिस्थिति में एक चीज और समझ लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र के भीतर से लोग लगाते हैं। ओवरऑल का लगभग 18.6%, 18.6% लोग महाराष्ट्र के हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां से लगभग 10.92% लोग जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर बाजार में, वो लगाते हैं।
तीसरे नंबर पर गुजरात है 9.30%। चौथे नंबर पर राजस्थान है 6.01%। पांचवें नंबर पर वेस्ट बंगाल है 5.67%। छठे नंबर पर कर्नाटक है 5.35%। संकट तो हर जगह होगा, क्योंकि आप अगर 16 करोड़ लोगों को, जो इन्वेस्टर हैं इस देश के भीतर में, उनके जो डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं, उनके आश्रय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप डायरेक्ट आ जाइएगा इन्वेस्टर के तौर पर, डायरेक्ट डील कौन कर रहा है, तो उसमें भी लगभग 9.5 करोड़ 9.5 करोड़ इन्वेस्टर डायरेक्ट डील कर रहे हैं। सबकी स्थिति नाजुक है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और इन सब के बीच रईस और कॉरपोरेट क्या ये मान रहे हैं कि अब मोदी सरकार ने उन्हें फंसा दिया है और एक ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी है? क्योंकि इन स्थितियों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसको इस रूप में भी यहां पर समझ लेना होगा कि दरअसल दुनिया भर के भीतर अगर आप अमेरिका की दृष्टि से परखें चीजों को, तो एक चीज और जान लीजिए कि अमेरिका अब अपने तौर पर कॉरपोरेट को राहत देने की स्थिति में है। वो चाह रहा है कि उनका टैक्स वहां पर माफ कर दिया जाए। उसमें स्थिति यह भी है कि वह इन्वायरमेंट टैक्स तक माफ करने की स्थिति में है। और इन सब का असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा, लेकिन भारत पर सबसे ज्यादा क्यों? भारत वो विकासशील देश है और भारत ने अपनी इकोनॉमी उस मार्केट इकोनॉमी के आश्रय खड़ी की है जहां पर पूंजी से पूंजी बनाने की परिस्थितियां बड़ी होती चली जाए। और शायद यही वो वजह है कि अमेरिका, जो मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते जो भी पैसा यहां पर फाइज का आता है, उसके बाद जापान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, साउथ कोरिया लीजिए, यूरोप लीजिए, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और भी है जो बड़ा सवाल है। इस देश में हमने पॉलिसी पैरालिसिस का जिक्र इसलिए किया है कि मान लीजिए जेट एयरवेज आज की तारीख में वो बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसको खरीदने के लिए जिसने 250 करोड़ रुपए दिए उसको तो अप्रूवल दिया नहीं गया। वो अप्रूवल का इंतजार करते रहा, नहीं दिया गया। वो 250 करोड़ रुपए उसके भी गए। जबकि जेट एयरवेज को लेकर जो एक डाटा है उसमें पीएनबी कहता था, पंजाब नेशनल बैंक कहता था 25% जिसका स्टेक था वो बोलता था लाभ में है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ने 5-6 हजार करोड़ रुपए उसमें लगाए हुए थे। वो सारी चीजें कहां चली गई, किस रूप में चली गई? तो सब कुछ फेक बताया जा रहा था। ना सिर्फ उसका, बल्कि हिंदुजाज ने, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसके में जो पैसा दिया वह भी फंस गया, अप्रूवल फिर नहीं मिला। लेकिन जहां गड़बड़ी होती है, मसलन आप दीवान हाउसिंग में आइए और पिरामिल ग्रुप के साथ देखिए, 3 से 4 महीने में तुरंत अप्रूवल मिल जाता है और वहां सालों बीत जाते हैं, नहीं मिलता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि क्या एक पूरा सिस्टम उस कलेक्टिव करप्शन या फिर सिस्टमेटिक करप्शन यानी सिस्टमी करप्शन के भीतर समा जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां इस इकोनॉमी को संभालते संभालते ये देश वहां पर पहुंच गया और प्रधानमंत्री इस बात से बेफिक्र है। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है। अब सरकार है, अपने मिजाज में है, चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री उसमें व्यस्त हैं, आरोप प्रत्यारोप की परिस्थितियां हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश को चला रहे हैं और देश उनको देख रहा है। लेकिन इस सरकार की ऑडिट करने वाली संस्था सीएजी ऐसी कोई रिपोर्ट इस दौर में नहीं देती है जिससे पता चले कि मंत्रालय दर मंत्रालय जो बजट है उसका भी सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अगर ऑडिट देगी तब पता चलेगा कि एलआईसी जो कर रही है ठीक कर रही है शेयर बाजार में या नहीं कर रही है, या जितने पीएसयूज हैं जो डिविडेंड सरकार को देते हैं उनकी अपनी परिस्थिति क्या है, अंदरूनी सच क्या है, ये सच आना चाहिए। तो सरकार लेकिन ऑडिटिंग से फ्री है, अकाउंटेबिलिटी उसकी कहीं हो नहीं रही है। उसको किसको जवाब देना है? किसी को जवाब नहीं देना है। हर संस्थान उसके मातहत है। सेबी जैसी संस्थान भी अगर जेपीसी के सामने, उसके चेयरमैन अगर सामने आने से कतराए और कोई आरटीआई से सवाल डाले तो उसमें आर्टिकल 79/9 बताते हुए कह दे कि नहीं नहीं हम जवाब नहीं दे सकते और ये इससे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी बाजार में, इसके मतलब मायने क्या है? आप वहां से भी फ्री हैं। इस देश में जुडिशरी की जो परिस्थिति निकल कर आ गई, जुडिशरी उस दिशा में देख ही नहीं पाएगी। लगातार सवाल पॉलिटिकल तौर पे, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने नहीं उठाए, शेयर बाजार को लेकर उठाए हैं। इस देश के भीतर में अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था,
कल ही बकायदा तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि जो भी प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में आए उसका रास्ता गुजरात की दिशा में मोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र के भीतर से 18 प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिए गए गुजरात में। तेलंगाना बता रहे हमारे यहां के 3 प्रोजेक्ट आपने शिफ्ट कर दिए, तमिलनाडु के 3 प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिए। बीजेपी शासित उसमें भी गुजरात में चले जाए सारे प्रोजेक्ट तो इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन और देश के विकसित होने का ख्याल सिर्फ इससे आ सकता है कि चंद हाथ विकसित नहीं महाविकसित हो जाएंगे और दुनिया के मानचित्र पर सबसे रईस होंगे। लेकिन देश की स्थिति क्या होगी? और शायद इसी का वो असर है कि जब आप ऑडिटिंग से फ्री है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशरी अपने वीकेस्ट पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई है, आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, इनकम टैक्स में आप जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आप बढ़ा देते हैं, कंपनियों को रिजल्ट जो आता है उस पर भी आप पैसा वसूलने की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर वो पूरी मार्केट की इकोनॉमी एक झटके में धराशायी हो गई। और इन सब के बीच अमेरिका अपने तौर पर ट्रंप जीतने के बाद कह रहे हैं मैं कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दूंगा, और उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फिर आपका बाजार ढहढाएगा तो बचेगा कौन और बचाएगा कौन? यहां तो बड़ी छोटी छोटी सी लड़ाई हो रही है। इस छोटी छोटी लड़ाई का मतलब बहुत साफ है। मसलन महंगाई सबसे ज्यादा है, आप सोचेंगे कितनी हो गई? आपके सामने सरकार एक आंकड़ा रखती है 6.2%। खुदरा महंगाई दर 6.2% हो गई और थोक महंगाई दर 2.36% हो गई। आपके दिमाग में भी यह बात आएगी अच्छा 6% बढ़ा है, इसका क्या लेना देना। लेकिन जब आप इसके भीतर जाएंगे तो आपको जानकर हैरत होनी चाहिए 42 से 45% सब्जियों की कीमत बढ़ी है एक महीने के भीतर में। जो फल थे वह लगभग 9% बढ़ गए। जो खाने वाला तेल है उसमें लगभग 9.5-10% की बढ़ोतरी हुई है। ये खुदरा की है तो थोक में भी अगर आप ध्यान देंगे तो खाने पीने की वस्तुओं में लगभग 9.5% की बढ़ोतरी हो गई। 9.5% पिछले महीने था, इस महीने बढ़कर वो तकरीबन 12% तक आ गया। अजीबोगरीब परिस्थिति है कि जो आंकड़े जिस रूप में परोसे गए अब उसका सच एफआईआईज भी समझ रहे हैं और इस देश की इकोनॉमी के सच को भी समझ रहे हैं और अपने देश वो लौटना भी चाह रहे हैं कि वहां पर राहत रियायत के साथ कॉम्पिटिटिवली वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है जहां पर इस देश का एक बड़ा तबका जो पैसा लगाता था, इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि जो शेयर बाजार होता है उसमें जो प्राइवेट प्रमोटर्स होते हैं उनकी संख्या लगभग 40% है। जो एफपीआईज है वो लगभग 18% है। जो गवर्नमेंट है वो लगभग 11%, 11.2% है जो अलग अलग पीएसयूज के जरिए लगाती है। जो रिटेल इंडिविजुअल है वो तकरीबन 9.5% है, 9.5% है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है वो 8.9% है। बैंक और इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 5.6% है और बाकी लगभग 6.2% है। लेकिन इन सब के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस दौर में -1850 हो गए हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये जुड़ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा, ये माल खरीद तो रहे हैं कि चलिए बाजार नीचे खरीद लीजिए, ये 2482 प्लस 2482 हो गए हैं। लेकिन करेक्शन है नहीं, रिफॉर्म है नहीं, सुधारने की परिस्थिति है नहीं, सरकार पर कोई बंदिश है नहीं। तो ऐसे में चीजें बचेंगी कैसे और बचाएगा कौन? और शायद यही वो वजह है जो पहली बार उस दिशा में ले जाती है कि एक वक्त हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992, 54% मार्केट क्रैश कर गया था। 26 महीने लगे थे उसको पटरी पर लाने में। फिर याद कीजिए .com बबल ब्रस्ट हुआ था 2000 में, 56% मार्केट क्रैश कर गया था। 25 महीने लगे थे मार्केट को ठीक करने में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था 2008 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इस देश को बचाया गया, 61% मार्केट क्रैश हुआ था। 18 महीने में उसको करेक्टिव उसमें लाया गया। दुनिया के भीतर वो मंदी का दौर था। कोविड के दौर में भी याद कीजिए 38% मार्केट क्रैश हुआ था, 8 महीने में रिकवरी कर ली गई। लेकिन ध्यान दीजिए हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का आना और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट और एग्जिट पोल के क्राइसिस से बात शुरू होते होते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो वार और जियोपॉलिटिकल प्रोसेस चल पड़ा
उस दिशा में करेक्टिव मेजर्स हमने सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी और कूटनीति के आश्रय यही रास्ता खोजा कि रशिया से सस्ता में माल कैसे आ जाए, उस माल को यहां लाकर उसकी रिफाइन करके तेल यूरोप के बाजार में कैसे बेचें, यानी अपने देश को कैसे खड़ा किया जाए, यहां कैसे लेबर्स को ज्यादा रोजगार मिले, किस तरीके से सबके पास काम हो, इस दिशा में कोई काम बिल्कुल नहीं किया गया। और जिनके पास जो पैसा जमा था, जो शेयर बाजार के मैनिपुलेशन से कमाते चले जा रहे थे, अब वो मैनिपुलेशन अगर एफआईआईस के जाने के बाद या उनकी समझ में ये बात आ गई, उसके बाद का क्राइसिस है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो जुड़ रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और सरकार जो बचाने का प्रयास कर रही है, कब तक और कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया के भीतर क्राइसिस है और अमेरिका अगर अपने तौर पर चीजों को संभालेगा, अगला क्राइसिस तो यूके में आकर खड़ा हो जाएगा। जर्मनी इसको देख ही रहा है, यानी यूरोपियन कंट्रीज भी इसके दायरे में आएंगी। फिर उसके बाद तो जिस करेंसी ने बाउंड्रीज को नहीं माना, वो कंट्रीज क्या भारत की बाउंड्रीज को अब समझ चुकी है कि कहां पर कैसे किस रूप में पैसा लगाना है। और भारत के भीतर का संकट पहली बार उन्हीं लोगों के सामने है जो बीते 10 साल से सत्ता और सरकार की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ खड़े थे। और वो तमाम इकोनॉमिक एडवाइजर जो लगातार ये बताते चले आ रहे थे कि देखिए ऐसे करने से इतना फायदा होगा और इस रूप में हो रहा है, सब कुछ कागज पर, क्योंकि इस देश का लगभग 93% ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई डाटा सरकार ने कभी बताया ही नहीं है 2015 के बाद। यानी 93% जो रोजगार करते हैं इस देश के भीतर में, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी है, उनको सोशल सिक्योरिटी तक है भी कि नहीं है, कोई डाटा सरकार ने नहीं रखा। तो सेंसस तो दूर की बात है, सेंसस तो आया ही नहीं जो 2021 में आना था। मुश्किल तो यह है कि जो कामगार लोग हैं उनके बारे में भी कोई डाटा सरकार नहीं बता पाती है। सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है जो इस देश का लगभग 6-7-8% है, उससे ज्यादा नहीं है। उसके अलावे पूरी इकोनॉमी जिस रूप में चल रही है उसको संभाले कौन? और जो विकल्प खोज रहे हैं, तो विकल्प के लिए खड़े लोग भी थर थर कांप रहे हैं। ऐसी स्थिति को संभालेंगे हम कैसे? ये सवाल उनके भीतर भी है। लेकिन भारत की राजनीति मस्त है और भारत के भीतर महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा लगातार गूंजता है, 50 खोखे एकदम ओके। ये नारा शिवसेना के टूटने के बाद निकला है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को लेकर निकला, और इसको लेकर उद्धव ठाकरे हर मंच पर जाते हैं और ये लगाते हैं कि 50 खोखे एकदम ओके। एक हैं और सेफ नहीं, एकदम ओके वाला खेल है। ये खेल इकोनॉमी का है, पैसे का है, और सरकार के हाथों से वो फिसल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।